अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के गर्द नवाह में बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। इस वक्त ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं, 2 रोज़ के दौरे पे, और ये एक इंतहाई अहम दौरा है। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान और ईरान में इतनी कुर्बत है। ईरान जो है उसका इजहार कर चुका है। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं और ईरान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि हिंदुस्तान ने उनकी कमर में छुरा घोंपा था और पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया और ईरान के ऊपर जंग बंदी भी करवाई। तो अब अगर ये 2 दिन हमारी सही मीटिंग्स होती हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाबहार पोर्ट जो है वो हिंदुस्तान के हाथ से निकाल देंगे और इसके बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर ईरान के साथ वहाँ पे बहुत बड़ा आप समझे एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। चाबहार अगर गवादर से लिंक हो जाता है तो पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो हमारे सामने एक आलमी मंडी के तौर पे आ जाती हैं। दे आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमर्जिंग नेशंस इन द वर्ल्ड और वो आप समझे वो हमारी 10 तरस में। तो ये बहुत ही एक अहम दौरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है। और अगर ईरान और पाकिस्तान में आज दाखिली उमूर पे मामला तह पा जाते हैं तो BLA के लिए और दीगर जो जराइम पेशा अनासर हैं जो सरहदों के ऊपर रहते हुए कभी ईरान की सरहद इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर, कभी पाकिस्तान के अंदर से इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर जो गलत काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके ऊपर भरपूर और ठोस तरीके से काबू पाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन्होंने हर रोज़ की तरह सुबह उठते ही 2 काम करने होते हैं। पहले वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं और फिर वो मोदी को उसका मक्खू ठपते हैं। अब भी उन्होंने जो सुबह आज कर दिया उसमें ये हुआ कि इंडिया को 25% टैरिफ जो है वो आके पड़ गया। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, ये 25% टैरिफ 25% नहीं है। जब आप इस पर ड्यूटीज़ और दीगर टैक्सेस ऐड करते हैं तो ये जाके 50% बनता है। तो इंडिया की 3 मेजर चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं अमेरिका को। नंबर 1 पे स्टील है, फिर फार्मास्यूटिकल है और उसके बाद डायमंड्स है। तो अब डायमंड्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टील और फार्मास्यूटिकल जो है ये पाकिस्तान के और बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान अब इस टैरिफ पे कम्पीट नहीं कर सकता अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स जो है उनको फ़ौरन अपनी कमर कसनी चाहिए और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के बुरे दिन अभी तक चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। कल आपने खबर सुन ली होगी, रॉयटर्स ने ब्रेक कर दी है कि फ्रांस के नेवल बेस के अंदर हैकर्स ने उनका पूरा डेटा हैक किया और ना सिर्फ उसको हैक किया बल्कि डसॉल्ट एविएशन जो राफेल तैयारे बनाती है उसका भी डेटा हैक किया। यहाँ तक कि वो 31 तैयारे इस वक्त जो राफेल तैयारे हिंदुस्तान के पास हैं उनके सोर्स कोड तक हैक कर लिए गए। हैकर्स ने फ्रेंच गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हुए एक खतीर रकम का मुतालबा किया और कहा कि पहले हमें ये रकम पे करो तो हम तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन वापस देंगे। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको सीरियस नहीं लिया क्योंकि उनका एक ख्याल था हैक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसलन आपको राफेल की एग्जांपल देता हूँ कि ये राफेल जहाज़ जो है ये इंटरनेट से तो कनेक्टेड नहीं है या ईथरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कैसे कोई हैकर हैक कर सकता है उसके सिस्टम्स को जाके, उसके सोर्स कोड को जाके। यही फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचा। हैकर्स ने कुछ दिन के बाद उसमें से कुछ मटीरियल जो है वो इंटरनेट पर लीक कर दिया और रिलीज़ कर दिया और अब उससे पता चला फ्रेंच गवर्नमेंट को कि हो सकता है उन्होंने हैक नहीं किया, वो कहने को हैकर्स हैं लेकिन ये कॉपीड है। और जो फ्रांस की साइबर सिक्योरिटी है उसको छोड़ दें, फ्रांस की एक्चुअल सिक्योरिटी जो है उसको बाईपास करते हुए किसी ने उन जगहों पे अंदर जाके वो सोर्स कोड्स वगैरह दीगर चीज़ें जो हैं उनको कॉपी किया और उनको उठा के वो बाहर ले गए। इससे फ्रांस के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही अफरा तफरी का आलम है। बड़ी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं खित्ते के अंदर, बड़ी तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। अब इससे पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। 3 दिन पहले मेरी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे कही। उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि मुबशर साहब, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो पूरी दुनिया में बदल गया। ऑप्टिक्स ही अब डिफरेंट है, लोग पाकिस्तान को देखते हैं और इज़्ज़त से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये दुनिया का एक अहम ज़िम्मेदार यानी मुल्की शहरी है। तो अब इसी चीज़ को हमने किसी न किसी तरह ट्रांसलेट करना और अपनी मईशत को हमने मज़ीद बेहतर करना है ताकि आने वाले दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर पाकिस्तानी जो है इन समरात से मुस्तफ़ीद हो सके।
मेरे तीनों मेहमान आज के जो हैं वो बड़े अहम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अपनी फील्ड में तीनों माहिर हैं। मैं उनका तारुफ करा दूं, अज़हर सिद्दीक साहब हैं, इनका ताल्लुक़ पीटीआई से, लेकिन एक्चुअली मैं इनको जानता हूं हमेशा से एज अ लॉयर, और जो ह्यूमन राइट्स के लिए और दीगर चीज़ों के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। अज़हर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैदर ज़मान कुरैशी जो है हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये फाइनेंस को और इकोनॉमिक्स को समझने वाले उन चंद लोगों में से हैं जो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं कि बैंकर्स को पता है फाइनेंस का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बैंकर्स को सिर्फ ये पता होता है कि सूद कैसे लेना है, इंटरेस्ट कैसे लेना है और कर्ज़ा देना है कि नहीं देना। फाइनेंस के लोग जो होते हैं ये अलग ही आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, और इनको पता है कि महदूद वसाइल से बड़े मसाइल से कैसे निपटा जाए। गौहर भट्ट साहब हैं, वैसे तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपना शो करते हैं और अपने वीलॉग्स की वजह से नोन है, लेकिन गौहर भट्ट साहब सियासी तौर पे बहुत मुतहर्रिक इंसान है, हर खबर पे इनकी नज़र होती है, और मैंने इनको जो क्रेडिट देता हूँ जिस बात का, वो ये कि ये बाइस नहीं होते। अगर इनकी ख्वाहिश भी हो तो बरबला इजहार कर देते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश है और वो मेरा ओपिनियन इसलिए बना हुआ है, वरना ये बड़े बैलेंस होकर बात करते हैं। आप तीनों ज़ात का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन पाकिस्तान, BLA, चाबहार, गवादर, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? साहब बहुत शुक्रिया। आई होप यू कैन हेयर मी। आई कैन। सर, आपने बड़ा एक जामे इंट्रोडक्शन दिया, और मैं समझता हूँ कि 9 मई को या 8 मई को या 7 मई को जो भारत ने किया, तो जो 10 मई को हुआ है, देयर इज़ अ डिफरेंट पाकिस्तान इन द कमिटी ऑफ नेशंस, जो 10 मई 2025 के बाद आया है। और ना सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी बहरिया, फ़ज़ाइया, इन सब ने अनडाउटेडली चारों खाने चित किया उस माइट ऑफ इंडिया को, जिस पे अब ब्लूमबर्ग भी लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम भी लिख रहा है, और वो 25 साल यानी 1996 के बाद जो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न नेशंस की और US की, कि इसको हम एज अ प्रोडिजी यूज़ करेंगे अगेंस्ट चाइना एंड रशिया एंड ऑल, वो सारा जो है ना चकनाचूर हो गया है। अब इस इमर्जिंग सिनेरियो में पाकिस्तान की क़यादत, सिविल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक हमारा जो रिसोर्स पूल है, उसने और मीडिया ने वॉर के दौरान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग की और हमारा एक सही नैरेटिव बयान किया और फैक्ट्स नरेट किए, ख्वाहिशात नहीं की। उससे अक़वाम आलम में और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक कैपिटल्स, की कैपिटल्स पे आपकी चेयरमैन बिलावल साहब लेड डेलीगेशन गया, उसने जो बयानिया बनाया शशि थरूर को, वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी। और अब आप देखिए कि इस सब के ऊपर अब आप जो बिल्ड करने जा रहे हैं, तो वैसे हैदर साहब, आपको मैंने एक बात पे टोकना है यहाँ पे, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, आप क्योंकि हैं और आप चेयरमैन बिलावल को ज़ाती तौर पे जानते हैं, आपने पूरे मुल्क की तरफ से एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करना है भरपूर तरीके से। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे रखा है, हिंदुस्तान का इतना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हुआ है, और वो मिट्टी चाट के आई है ज़मीन की, और बिलावल भुट्टो ने और उनकी टीम वालों ने, सारों ने, हमें उन लोगों पे फ़ख्र है, 6 के 6 लोगों पे। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था रोक के। थैंक यू मुबश्शिर साहब। मेरे ख्याल में द एंटायर टीम एंड ही ऑब्वियसली आर्टिकुलेटेड द थॉट, लेकिन इसमें फॉरेन ऑफिस, पार्टी और PML नवाज़ और जिन ने रिसोर्स पूल किया, मैंने कौमी सलामती के इदारे के लोगों ने किया, पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, कश्मीर पे है, पानी पे है, तो इट्स सर्टनली अ फेदर इन हिज क्राउन, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, द भुट्टो फैमिली एंड बिलावल साहब विल ऑलवेज बी देयर। बट कमिंग बैक टू योर मेन पोजीशन, देखिए इंडिया ने ईरान पर्सपेक्टिव में एक वो काम किया, आप बहुत सेंसिटिव रिपोर्टिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के आप प्रिवी भी हैं, लेकिन चाबहार की जो स्टोरी थी वो गवादर को और CPEC को और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को जो है उसको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट और डाइल्यूट करने की थी। एक तो वो जो प्रॉक्सियों के ज़रिए कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं, BLA एंड ऑल दीज पीपल, बट चाबहार से इंडिया एक्सेस लेना चाह रहा था थ्रू अफगानिस्तान एंड ट्रेड अप नॉर्थ।
टू द सेंट्रल एशियन स्पेस, और ईरान ने बहुत उनके ऊपर रिलाय किया। और जो ईरान इजराइल 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जितना नुकसान रॉ बेस्ड इंटेलिजेंस से, जिनको फ्री वीज़ाज थे, इंडियंस बहुत जाते थे, हमारे पाकिस्तानी भी कारोबार करने जाते थे ईरान, और हमारे साथ उनकी बॉर्डर ट्रेड जो है $3 बिलियन की है, जिसको अब कोशिश की जा रही है 10 बिलियन, लेकिन बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था। आपको पता है कि उन्होंने 6-8 माह पहले ही पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया। तो इस हद तक हमारी एंगेजमेंट भी रही है, हॉस्टिलिटी भी रही है, और सारे मामला थे। लेकिन आप देखें कि हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत का, हमारी बोल्ड लीडरशिप का, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो स्टांस लिया पाकिस्तान ने, जिस तरीके से अपने आप को खेला डिप्लोमेटिकली, किसी की साइड नहीं ली, ईरान के साथ खड़ा रहा। आप देख रहे थे कि ईरान के बाद पाकिस्तान टारगेट है, और फिर सऊदी अरब और मे बी कतर एंड कुवैत, और अब इसके ऊपर लिखा भी जा रहा है। तो पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत सही खेला, और इरानियंस को ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे वहाँ पे जो असैसिनेशंस हुई, चाहे उनकी मुल्क में जहाँ उनकी आर्मी ब्रास को एलिमिनेट किया, ये होम इंटेलिजेंस एंड होम इंटेलिजेंस के साथ रॉ एंड इजराइलीज का जो नेक्सस था, उसने उनको बहुत डैमेज किया, और उनके लिए भी एक बहुत ही बबल था। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद जो लीप बाउंड एंगेजमेंट है, इकोनॉमिक चैलेंजेस जरूर है, क्योंकि सैंक्शंस लग गई हैं और लगा दी जी। कोई सब औरों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, औरों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ मैं जरा, क्योंकि अजहर साहब से मुझे कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी है इन इकोनॉमिक समरात को, अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को, हमारी माइंस एंड मिनरल्स और इन सब चीजों को मिलाकर हम ईरान बहुत ज्यादा ट्रेड Exactly. Local barter agreement is already in place. Iran-Pakistan gas pipe is there, and it is handed over. It works in conjunction with Gawal. पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। अज़हर साहब, जो अभी कुरैशी साहब ने बात की, उसी से को मैं डवटेल करूंगा आपसे सवाल करने में। अब हमारे जितने भी इश्यूज आ गए हैं, चाहे वो रेक्विडेक्स से शुरू हुआ, अब इंडस वाटर ट्रीटी ले लें, आप इंडस बेसन के अंदर रिजर्व्स ले लें ऑयल एंड गैस के, आप रेयर मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लें, अभी जो होने हैं सारे। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास गो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वकील हैं पाकिस्तान में, 1,20,000 के करीब वकला हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ को समझने वाले लोग हैं वो शाज़ो नादिर हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। तो इतने हमारे लॉ कॉलेजेस हैं, इतनी हमारी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, आप जैसे सीनियर लोग हैं जो लेक्चर्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों आप इमीडिएटली यंग लॉयर्स की खेप नहीं तैयार करें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके, यानी कुलभूषण यादव का आप केस ले लें और ले लें, अब तो हमारे जितने केसेस हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में होने हैं, तो हम क्यों नहीं अपने लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे यहाँ पे और वॉर फुटिंग के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपने बड़ा एक रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल उठाया है। 75 साल से जो लोग हुक्मरानी कर रहे थे, काम तो इनका था। इस लॉ पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कह तो रिजाल है, लेकिन लॉ की एजुकेशन को उस लेवल तक ले जाने में 75 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब तो वो देंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या वो रिजल्ट्स ना ले सके, इसमें कोई शक नहीं है। हमने गुलभूषण यादव के केस के लिए भी, ठीक है, हमने टीमें बाहर भी सिलेक्ट की, लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं कि जो बड़े आसान तरीके से, यानी मैं आई नो अ नंबर ऑफ लॉयर्स कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, जॉइंट वेंचर्स को, इन सब चीज़ों को, खासतौर पर ऑयल के हवाले से मैं क्योंकि अब ये बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है, इंडिया जाएगा इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में अभी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपको शायद तारीख नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन के मामले में जितनी मार खाई है, और आपकी ब्यूरोक्रेसी और एक खास तबका इसमें बैठकर आज आप हिसाब करके देख किस तरह अरबों नहीं में खरबों रुपया बनाया गया। आपने बड़ा एक बारीक सा सवाल उठाया, कभी ये आर्बिट्रेशन के मामला देखिएगा, कभी किसी ने सोच, और ये कौन सी हुकूमतें ही थी ना ये सारी, जो सारे मामले, और कौन कौन से पसंदीदा वकील थे, किस तरह से लेके दे रहे थे और किस तरह केस हम हारते रहे। वो ठीक है, चंद हमने जो केस जीते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत थी, तवज्जो थी, लेकिन इन सब चीजों को लिए ना, मैंने एक बात सिर्फ इतनी है, देखें पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है ना आज,
और आज अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर स्ट्रेटजी देख लें, ईरान के साथ तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, हम तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस तरह लेके चलना है। हमने अफगानिस्तान देखें, आज अफगानिस्तान हमारे दौर में निकला है ना यहाँ से अमेरिका, और निकलने से अब जो इंडिया की प्रॉक्सी, जो इंडिया वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली तो देखे ना आने वाले दिनों में हमारे, और हम क्या कह रहे थे, इमरान खान क्या कह रहे हैं, इमरान खान अपना अमेरिकन लॉबीज की बजाय चाइना, इराक, ईरान, सर ये अपना आप दूसरी तरफ निकल गए हैं। मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप इधर लॉबियों में निकल गए हैं। अभी रहने देना, मेरा मुंह ना खुलवाएं। आप हमें अमेरिका से आज़ादी दिलाते हुए खुद अमेरिका से सदर से आज़ादी मांग रहे हैं। अजहर साहब रहने देना, एक मिनट ठहरिए। मेरे प्रोग्राम का एडिटोरियल जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इकोनॉमिक उसके ऊपर है, प्लीज उसको जरा उधर ही रहने दे। अभी तो मैं राफेल की स्टोरी पे आने वाला हूं। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं, उसी तरफ बात करते हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 3.5 साल के अंदर क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर हमने बीट कर लिए? भाई मैं तो खुद चाह रहे हैं, हम तो खुद चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर ऐसे हालात हो, डॉलर नीचे आए, महंगाई यहाँ खत्म हो। डॉलर अभी आ नहीं सकता नीचे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ अजहर साहब, मैं गौर भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। भट्ट साहब, लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि 18 बिलियन डॉलर आपने देने हैं कर्ज़ों के, तो गवर्नमेंट खुद डॉलर बाई कर रही है, तो डॉलर कैसे नीचे आ जाएगा? ठीक है ना, जब तक ये किस्तें नहीं पूरी होती तो ये रिस्पाइट तो नहीं होगी। लेकिन ये जो चेंजिंग सिनारियो है, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान और आगे मिडल ईस्ट और अमेरिका का इंटरेस्ट पूरे रीजन में, चाइना का इंटरेस्ट रीजन में, तो गो हमें खुश तो होना है, लेकिन हमें बड़ी सेंसिबली आगे चलना भी तो है ना। बिल्कुल सेंसिबली आगे चलने की ज़रूरत है मुबशर साहब। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की एक उड़ान है, या पाकिस्तान की एक इस वक्त दुनिया इसको फ्लाइट है, ऐसे करके देख रही है, सर उठा के देख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। ये हमारी जो फोर्सेस हैं और हमारी जो ख़ास तौर पे फ़ज़ाइया है, उनकी तरफ से जो कारकर्दगी दिखाई गई है, उसके बाद हम जो है बाकायदा तौर पर दुनिया में हमें सर उठा के दिखा। नहीं, फ़ज़ाइया का आपको नजर आ गया है। मैं आपको बताऊं, आपकी आर्मी और नेवी भी उतनी ही तैयार है। नहीं, वो तैयार तो हैं, वो भी मौका नहीं मिला। मौका दें उनको, जरा कुट के दिखाइए आप किस तरह कुटते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो करना है ना मुबशर साहब, वो ये करना है कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो कौमों की जिंदगी में कभी कभी आता है। ये आप देखिए कितने, और आता भी नहीं, आप कईयों की जिंदगी में आता ही नहीं है। यानी आप देखिए कितनी जंगें हुई हैं आज तक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, 3 या 4 जंगें हुई हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने जंग देखी है और उसमें हम फतह याब हुए हैं। तो 1.5 घंटे के अंदर हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवा दिए हैं। अब दुनिया हमें एक इकोनॉमिकली तो 11 गुना बढ़ा। हाँ, अब दुनिया हमें फाते के तौर पे देखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब एक फाते के तौर पे हमें तकब्बुर में नहीं आना, हमें चीज़ों को यानी ये नहीं करना कि जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे का शिकार। हाँ, हमें बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना है। यानी अभी यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का जो मुआहदा किया हुआ है उसको हम आगे की तरफ लेके चले, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस ऊपर, सर सैंक्शंस अपनी जगह पे हैं, अभी हमारी वो पोजीशन नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम ये कर रहे हैं, अमेरिका ने जो करना कर ले। अभी ये हमारी पोजीशन नहीं है। हमें अपनी पोजीशन को देखते हुए आगे बढ़ना है। और फिर ये देखिए कि एक तरफ आपके जो है वो मोदी ने एक दफा कहा था ना, रोज जलील होता है। जी हो रहा है। और बल्कि उधर लेतर ला के रोज जलील कर दे, अंदरों भी हो रहा है, बाहरों भी हो रहा है। अच्छा, अब हमारे एक तरफ है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां पर नहीं है, ठीक है। वो हमारी एक दुश्मन गवर्नमेंट है, अगर मैं सच बात करूं। हमारे एक तरफ है इंडिया, जो हमारी दुश्मन है, अभी हमसे उसने जंग की है। अब हमारे साथ एक चाइना है और एक तरफ अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अपने मुफाद के तहत है। अमेरिका को ये नजर आया, चाइना भी अपने मुफाद के तहत नहीं, चाइना की जो चाइना का मुफाद मुस्तकिल है, अमेरिका का मुफाद मुस्तकिल नहीं है। Fair enough। ये बहुत फर्क, बड़ा फर्क है मोशे साहब। हम हमसाए हैं, हमसाए चेंज नहीं हो सकते, बात समझे, ठीक है। दोस्तियाँ दुश्मनियाँ चेंज हो जाती हैं, हमसाए चेंज नहीं हो सकते। तो लिहाजा जो चाइना का मुफाद है ना पाकिस्तान के साथ, वो मुस्तकिल है। अमेरिका का मुफाद मुस्तकिल नहीं है, वो किसी और चक्कर में है। वो इंडिया को या चाइना का वो जो ब्रिक्स का फोरम है उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, क्वाड ग्रुप से भी निकाल देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें इस सारे मौके से बहुत ही बेहतर अंदाज से अपने लिए मैक्सिमम फायदे हासिल करने, और हमने अपने खित्ते के अंदर जो हमारी पोजीशन बनी है उसको हमने लेके चलना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यादव साहब मुझे ये बताइएगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ्रेंच डेटा लीक हुआ है और इवन राफाइल्स के काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो लीक होके अब इंटरनेशनल मार्केट में फिर रहा है और सपोजिटली हैकर्स जो हैं वो उसके लिए रैंसम डिमांड कर रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि जो इंडिया में राफाइल तैयार हैं उनके सोर्स कोड्स भी हैं। इस सारी सिचुएशन को आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस तरह देख रहे हैं? मुबशिर साहब, ये एक ब्लेटेंट एग्जांपल है of weak command and control structures. They don't know what they are doing. Neither they don't know how to fly these planes. Even they have high technology, they cannot use them to their advantage. और बहुत सारी चीज़ें उनकी जो एक बलून्ड माइट है वो एक्सपोज हो रही है और ये आज के जहाज़ों के कोड पूरी हो गए, कल शायद इनकी बहुत सारी और चीज़ हैक हो जाए। तो ये एआई के अपने आप को आईटी कैपिटल बेंगलोर को वर्ल्ड का ये कहने वाले, तो ये इनके लिए लम्हा फिक्री है। कमिंग टू वेरी क्विक इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी ऑन इकोनॉमी साइड, उस पे मैं दो शॉर्ट पॉइंट्स करना चाहूंगा अगर आपकी। जी बिल्कुल। इंडिया इज अ डाइंग इकोनॉमी, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेज दैट मीन्स, और आज की जो प्रेसिडेंसी है that is economic and diplomacy and tariff centric art of the deal जो उनकी किताब है। It is all about how to get the best deal for the Americans and obviously they'll strike a deal which is an equally good deal जब दोनों फरीक समझते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा सौदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि माजी में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या प्रेसिडेंसी वाज मोर टुवर्ड सेलिंग आर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक होम ग्रोन एजेंडा है, इकोनॉमी सेंट्रिक है और टैक्स के नतीजे में जो आया है मैं जरूर करना चाहूँगा क्विकली। ये बहुत अच्छी बात है हमारी मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने और जितनी हमारी टीम है, they try to get a very decent deal of 19%। आपके नाजरीन को ये बताना जरूरी समझता हूँ कि इससे पहले 5% टैरिफ था पाकिस्तान पे, तो 14% इन रियल टर्म्स ऐड हो रहा है। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होती है अगर हम 10% पर आ जाए या 15%, बिकॉज अफगानिस्तान 15, lot of other countries have 15, but there are certain things मेरे ख्याल में अगर हम वो करवा पाते हैं गोइंग फॉरवर्ड तो शायद हम 15 पे भी आ जाएं, बिकॉज अभी हमारा बहुत एक मार्जिनल डिफरेंस है विद आवर कोर कंपेटिटर्स लाइक बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इंडिया भी निगोशिएशन में। तो एक ये चीज है, बट स्टिल हैड द टीम दैट they negotiated or and didn't delay it like lot of other nations। तो हम at least 19% हो गए हैं। अब इसको करना है कैसे? हमें अपनी जो बिजली है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, वो हमें उनके लिए एनवायरनमेंट डोमेस्टिक जो हमारे कंट्रोल में चीजें हैं, टैरिफ तो आपने नेगोशिएट कर ली है, तो इस लिमिटेड विंडो में हम अगर इस चीज को बेहतर कर जाते हैं, टैरिफ को, बिजली को और जो फाइनेंशियल पॉलिसी, और इस वक्त भी जो 4% इन्फ्लेशन है तो आपका इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है 6 से 7%, उसको हमें टेपर डाउन करना है। आपने डॉलर की बात की, आपकी इकोनॉमी की बेहतरी की मिसाल वो पूछ रहे थे दोस्त हमारे, तो रेजिलियंस आपकी इकोनॉमी में ये है कि आपने 4 दिन का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का लड़ा, तो लोगों के जो करेंसीज होती हैं ईरान को देख लें तो वो 20-20, 50-50% डिवैल्यू हो जाती हैं। आपका रुपया 2-3 रुपए प्लस माइनस रहा। आपकी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ थी, आपकी रेमिटेंस 30 अरब से 38 अरब डॉलर हुई, जिसमें से 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक ने बाय किया, और बजाय महंगा कर्जा लेने के, क्योंकि आपकी रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और बाकी रेटिंग इदारों में मूडीज में कम थी, तो आप जंक बॉन्ड रेटिंग में थे। अब आप बोरोइंग भी कर सकते हैं, प्लस बोरो किए बगैर आपने अपनी 26 अरब डॉलर की आपने डेट रिपेमेंट की है पिछले साल में, तो और अगले साल में भी तकरीबन 25-26 अरब डॉलर की है। तो ये बाइंग स्टेट बैंक जरूर कर रहा है ये, लेकिन एक्सेस लिक्विडिटी थी, 2 अरब का करंट अकाउंट था। तो तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि पाकिस्तान, ये बात होती है और मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड अ वेरी नॉवल पोजीशन। पाकिस्तान
ईरान से ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हैं, पाकिस्तान के सऊदी अरब से हैं, और पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में, और हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बारी डैश किया टू सऊदी अरेबिया, ईरान भी गए। हमने उन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी बहुत किरदार अदा किया है। ये बहुत सारी चीज़ें शायद लिखी जाएंगी जब तारीख लिखी जाएगी। इसी तरीके से इस वक्त जो यूएस प्रेसिडेंट हैं और जो चाइनीज लीडरशिप है, मेरे ख्याल में दोनों एक टैरिफ वॉर को, इकोनॉमिक चीज़ को तरजीह दें रादर देन जो इंडिया थी और की बैठ गई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद चाहेंगे कि चाइना से वर्किंग रिलेशनशिप अगेन पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इन ब्रिजिंग दैट, बिकॉज पाकिस्तान के साथ एक बड़े स्ट्रेटेजिक और पुराने ताल्लुकात हैं। तीसरी चीज, पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटीज पोस्ट फॉल ऑफ काबुल, जब तालिबान गवर्नमेंट आई विद अफगानिस्तान रही हैं और अभी भी हैं, तो आप देखिए कि चाइना ने उसमें दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया और एक पॉजिटिव किरदार किया, जिसके बाद हमने एम्बेसडोरियल स्टेटस तो नहीं, लेकिन हमने एक दूसरे का स्टेटस बढ़ाया, हमारे आने जाना शुरू हो गया है। तो चाइना, ईरान, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, की जितने प्रॉब्लम मुल्क थे हमारे, सबके साथ अब ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, और इसको हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में भी करेंगे। आज़रबाईजान है, उज़्बेकिस्तान है, टर्की है, आपकी बहुत दोस्ती पुरानी है, लेकिन उसको मिडल ईस्ट में टर्की और जो सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इजराइल ने वहाँ किया। तो हम, पाकिस्तान अब एक ग्लोबल प्लेयर भी है, और रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान इज नाउ एट द फोर फ्रंट। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक साइड, इकोनॉमिक साइड में हमें अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाना है। हमने अपने डोमेस्टिक बिजनेसमैन को एनर्जी पे कहीं ना कहीं से रिलीफ देनी है, और जो इन्फ्लेशन हमने जो जिन है उसको बोतल में बंद कर लिया है, आइडियल नहीं होगा। हमारे दोस्त क्रिटिसाइज करते हैं, कॉमन मैन तक शायद अभी उतने समरात नहीं पहुंचे, चीनी के मसाइल भी आ गए और गवर्नेंस के भी हैं, बट हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इफ वी कैन ऑफलोड पीआईए, एसओई, तो ये सब चीजें हम वो बेहतरी की सारे तरफ जा रहे हैं। शाइनिंग इंडिया की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया में अभी तक 90 करोड़ लोग जो हैं उनको एक वक्त का खाना स्टेट प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ शाइनिंग इकॉनमी नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया इट्स अ डेड इकॉनमी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट बी ऑफ द मार्क दैट मच। मेरे और आपसे ज़्यादा उसको इकॉनमी का पता है, एंड ही इज़ ऑब्वियसली अ गुड बिजनेसमैन, ही अंडरस्टैंड्स फिगर्स एंड इकॉनमी मच बेटर देन अस, जितना है उनके पास। अज़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हम चाबहार को और गवादर को अगर लिंक करते हैं, और उससे जो लीगल असरात हैं उनको हम कैसे निपटेंगे? क्योंकि ख़ास तौर पे शुरू में अमेरिका तो कहेगा ना कि ईरान के साथ किसी किस्म की हम कोऑपरेशन ना रखें, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें उनको शामिल दफ्तर करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ एक बात कह दूं, हमारा टैरिफ 2.5% था, और ट्रंप ने धमकी दी 29% की, और 19% पे आ गए। पर ये आप यहीं से अंदाजा लगा लें आपको फैसला क्या करना है। मैं सिर्फ 2 चीजें सामने रख दूं, मैं इस जवाब की तरफ आता हूं। आपको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी एक्सपोर्ट की पोजीशन क्या है? आप तो मीट ही नहीं कर पा रहे। आपकी एनर्जी सेक्टर का क्या हाल है? बिजली कहाँ चलेगी? गैस कहाँ चला गया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी टोटल बैठ चुकी है। आपकी एक्सपोर्ट अगर देखा जाए, आप उसको गौर करें इन चीजों को, ये चीजें देखने वाली बात है। बहरहाल ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ और तर्ज की हैं। अब आते हैं, ये बड़ा अहम मामला है, वन बेल्ट और वन रोड। ये सीपैक का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में रीजनल मामला को बेहतर करने के लिए चाइना के बगैर चल नहीं सकते, और जिस तरह हमने सीपैक को बैकफुट पे ले गए हैं, अब आपको आगे लेके आना पड़ना है। और चाबहार वाले मामले में देखिए, वहां पर देखिए इंटरनेशनली हम पे तो सैंक्शन कोई नहीं है ना। चाइना, ईरान की हद तक जो मामला अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए, हमने चाइना को, हमने ईरान को तो बहुत सहारा दिया ना। स्मगलिंग आपकी अगर देख लें, पेट्रोलियम में देख लें, एलपीजी की अगर देखा जाए, तो हम तो इनडायरेक्ट तरीके से उनको बेनिफिट किसी ना किसी ने देखे। हमने काफी रोका हुआ उसको, काफी रोका हुआ उसको। गैस पाइपलाइन वाला देख रहे ना, ये आसफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है उसका, लेकिन आज तक हम उसको ग्राउंड पे ला नहीं सके। ये एक टाइम ऐसा है कि जहां आपको बैठ के चाइना, अमेरिका के साथ बार्गेन करना है, और आपको ईरान को भी बचाना है, अपने आप को भी लेकर जाना है, कि ताकि ग्वादर वाला मसला और चाबहार वाला मसला, वन बेल्ट वन रोड जो है ना, ये वो होने नहीं देगा अमेरिका, याद रखिएगा। लेकिन ये अब आपका काम है कि आप अगर ट्रंप से दोस्तियां यारियां अगर बढ़ रही हैं, तो इसको इस्तेमाल यहां करके, और कानूनी तौर पर मैं नहीं समझता इंटरनेशनली कोई आपके लिए सैंक्शन वगैरह के हवाले से जो इशू अपनी जगह पर वो है, वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। ये टाइम आपका है
कि जहां बैठकर आप फ्रंट लाइन पे आप खेल सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, और हमें एंगेज भी करना चाहिए। मैं नहीं समझता। और देखिए इसके लिए अब क्या करना है आपको, आपका एक सार का एक इदारा था साउथ एशिया रीजन के हवाले से, हम उसको इस तरह के एक इदारे को या इस तरह के कंसोशियम को हम दोबारा एक्टिव करें कि जो बैठ के इस खित्ते के खास तौर पर मामलात के दोनों, इकोनॉमिकल मामलात भी, रिलीजियस भी और पीस बेस्ड भी, और बाकी सारी चीजों को लेकर जाएंगे तो आगे जाएगा ना। और ये वाला टाइम एक ऐसा है कि इन सारे मामलात के ऊपर आपको मुल्क को इकट्ठा करना है, आपको अपोजिशन जमातों को साथ लेके इकट्ठा करना है। और मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन इन मामलात के ऊपर पीछे हटेगी जब उन्हें पता है कि आप और आपको देखिए पहले उनको कन्विंस करना होगा, आपको उनसे मीटिंग्स रखनी होगी, डिटेल डिस्कशन करनी होगी, अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए इसमें भला सबका है, हमारा आपका भला ही, पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, तरक्की करेगा तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। गौर भट्ट साहब मुझे बताएं कितने और फोरम बनाने, आप लोगों के पास पार्लियामेंट नहीं है? एक आप लोगों ने लड़ के पार्लियामेंट लिया होता है, हमेशा हम लोगों को बता रहे होते हैं जमहूरियत, तो वो फोरम है, वहाँ पे कर ले मीटिंग जितनी करनी है। सर वो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि यही तो मामला है, ये जो अपोजिशन इस वक्त है, जिसका ये भी अजहर सदीक साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ये हवाला दे रहे थे, वो पार्लियामेंट में तो नहीं आते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चल के गए बैरिस्टर गौहर के पास पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए आएँ, अगर आपका हमसे बराह रास्त बात करने का मन नहीं करता तो आप स्पीकर साहब को कहें वो कमेटी बना देते हैं। तो पार्लियामेंट की सतह के ऊपर कमेटी बनाए, ये पहले भी बनाई थी, आप याद कीजिए, तब बैरिस्टर गौहर साहब ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी खड़े होके कि सर मेहरबानी करें हमें रास्ता दें, तो फिर रास्ता दिया गया। लेकिन हुआ ये कि इधर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बात करके आए और अंदर यानी अडयाला जेल से बाहर निकले तो साथ ही कह दी कि वो खान साहब ने कहा था मुज़ाकरा, लेकिन मैं कि पार्लियामेंट है ना, उसको पार्लियामेंट है, बस पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करें, सारे मामले वहां पे तय करें। हैदर कुरैशी पार्लियामेंट के अलावा कौन सी जगह है? साहब बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपकी बात गौहर भट्ट साहब बड़ी अच्छी बात की। मुझे बताएं कि ये अभी पंजाब में सेनेट की सीट पे इलेक्शन हुआ है, अभी केपीके में हुआ है, उसमें कौन सी कमेटियां बनी हैं? खुद ब खुद बातचीत भी हो गई, खुद ब खुद अच्छी सेटल भी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब इन्होंने करनी होती है बातचीत, तो कमेटी हो ना हो, हर चीज तय भी हो जाती है, बात भी हो जाती है। तो पाकिस्तान की खातिर पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम, और सेनेट में बल्कि प्लीज कीप इट, मौजूद हैं, प्लीज बातचीत करें प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट खुदा के लिए, मैं कह रहा हूँ कीप इट एज द ओनली फोरम। यस नहीं, अपने जिसमें आपकी मेजॉरिटी सीटें हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी ज्यादा सीटें हैं पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं सर, जिसमें मैं उस पार्लियामेंट आपके सामने कोई इशू उठाकर देखा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अजहर साहब माजरत के साथ, आप लोगों की 8 सीटें होनी थी सेनेट की, आप लोगों ने पहले मुकमका करके 2 सीटें कम कर ली। ये अपने लीडरों को पूछे, मेरे से ना पूछे, लेकिन मेरा मतलब है मैं और फोरम नहीं बना सकता एज टैक्स पेयर, मैं और फोरम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बताया क्या डिस्कशंस की है अभी अपोजिशन के, जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस था, उन्होंने मुतालबे किए ना, यही कहा ना पार्लियामेंट के अंदर लेके जाए, ले जाए, उस मामले को भी ले जाए जो कहा है उन्हें। हर मामला पार्लियामेंट में होना चाहिए। मैं आपसे मान रहा हूँ, एक मिनट अजहर साहब, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं तो आपकी अपोजिशन नहीं हूँ, हर मामला पार्लियामेंट में होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है जब आप लोग पार्लियामेंट से वॉकआउट करते हैं और कई कई महीनों के लिए करते हैं, फिर भी तनख्वाहें लेते हैं, मुराद और गाड़ियां अपने पास रखते हैं, तो हौसला करें और वो भी वापस कर दें आके, अगर वाकई थोड़े से आप लोग मॉरल ग्राउंड पे हैं। क्यों भट्ट साहब? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये जो भी कल एक इन्होंने अपने ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन का एक हादसा बना है, उसमें पीटीआई के सिवा मेरा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो काबिल जिक्र पार्टी हो, फ्रैंकली। मतलब मैं किसी की भुट्टो साहब कहते थे टांगा पार्टी, अब वो आप टांगा पार्टी कहना चाहते, भुट्टो साहब कहते थे, मैं तो नहीं कहता था यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें यानी आप ये देखिए कि उनके मुतालबात जो हैं वो इतने यूटोपियन मुतालबात हैं जो मेरा नहीं ख्याल है किसी भी जगह पर पूरी हो सकती है। उनको अंडर डिस्कशन भी लाया जा सकता है। अब वहां पर 2 लोग बैठे हैं सर, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं बैरिस्टर गौहर साहब और इधर बैठे असद बोल रहे हैं अपने अजहर साहब। एक मिनट अपनी बारी पे प्लीज। असद साहब, ये पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ पे हम डेकोरम मेंटेन करेंगे। आप पार्लियामेंटेरियंस को इज्जत नहीं आती करानी, हमें आती है। अच्छा जी, असद साहब बैठे हैं और बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हैं। अब ये दोनों पार्लियामेंटेरियन हैं, एक पार्टी के चेयरमैन है, एक पार्टी के साबिक स्पीकर है। सर 2 बड़ी अहम पर्सनैलिटीज हैं। तो ये यहाँ पर बैठकर जो बात कर रहे हैं,
अच्छा, इनके साथ महमूद अचकज़ई साहब हैं, वो भी पार्लियामेंटेरियन है सर। वहीं पे 3 लोग अपना वफद बनाए होंगे, जनाब हमें प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेके दें, हमने मुलाकात करनी, तो फिर वहीं सियासत पर बात क्या करेंगे। करेंगे। गौर भट्ट आपका शुक्रिया, अज़र सिद्दीक आपका शुक्रिया, हैदर ज़ुमान कुरैशी साहब आपका शुक्रिया। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक किताब लिखी थी द ग्रेट ट्रेजेडी। उस किताब का जो पहला जुमला था ना, वो मैं कोट कर देता हूँ, और वो था, एंड आई कोट, वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, अनकोट। यानी मैं एक ऐसी जगह पे आके ऐसे चौक पे खड़े हो गए हैं कि जहाँ एक सिमत के अलावा बाकी सारी सिमतें जो हैं वो हमें धक्का दे रही हैं, कुएं के अंदर धक्का दे रही हैं। तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान उस सिमत को चुने। वो सिमत कौन सी है? वो सिमत है मुआशी तरक्की की, वो सिमत है इस्तेहकाम की, वो सिमत है बर्दाश्त की, और वो सिमत है टॉलरेंस की। हम एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे, अपनी मईशत को बेहतर करेंगे, तो पाकिस्तान फिर 21वीं सदी में जो अल्लाह ताला ने एक हमें मौका दे दिया, हम अपना रोल प्ले कर सकेंगे। सोचने की बात है। अल्लाह हाफ़िज़।